अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके उसी प्रोग्राम में जिसे आप बहुत शौक से देखते हैं। नाम है इसका कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस, और इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह हम कम्युनिकेशन में अपने रिश्तों को बेहतरीन तरीके से उस्तवार करते हैं और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज मेरा गला जो है वो काफ़ी ख़राब है, और इसके पीछे जो रीज़न है वो बड़ा कॉमन सा है। ये जो आजकल आप बाहर फ़िज़ा में धुंध सी देख रहे हैं, जिसे हम नहीं मालूम कि ये फॉग है या स्मॉग है, ये क्या है। मैं चाहूँगी कि हमारे माहिर से भी हम इस बारे में राय दें, जिनका तारुफ मैं आपको कराती चलूँ कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में सर जाफ़र अली मौजूद हैं, जो कि NLP एक्सपर्ट होने के साथ साथ विलिंग वेज के एक बहुत ही मायानाज प्रोफेशनल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैम इस बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये जो फोक का ये एक है, यानी एक मिस्ट्री है, इसे सॉल्व करें, ये क्या है? अच्छा, ये एक आप कह लें कि आर्टिफिशियल सर्दी है। पहले तो मेरे माइंड में यही आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हाँ। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस तरह से है। मेरे एक दोस्त बड़े अजीज़, उन्होंने कल परसों मुझे कॉल की और कहा कि ये जो मौसम एकदम से इतना बदल गया है, तो इसके लिए मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। मैं एक दिन उठा तो बहुत गर्मी थी और दूसरे दिन मैं उठा तो एकदम से सर्दी आ गई और मुझे काफ़ी सर्दी फील होना शुरू हो गई है। सही। तो ये जो एक आर्टिफिशियल सी धुंध छाई हुई है, जिसे स्मोक कहते हैं, जो कि फॉग इनफैक्ट नहीं है, ये स्मोक है। तो ये में साइकोलॉजिकल एक मैसेज ये भी देती है जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता कि शायद सर्दियाँ आ गई हैं और वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी या अपने खाने पीने के लिहाज से अपनी रूटीन को इस तरह से सेट करना शुरू कर देते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं। हाँ, सर्दियों का सीज़न आ रहा है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल सर्दी है। फॉग इनफैक्ट जब होती है तो उसमें वाटर ड्रॉप्स होते हैं और वो टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, तो वो हवा में आप कह लेंगे थोड़े अरसे के लिए स्टे करते हैं, रुक जाते हैं, उसकी वजह से डेंस हो जाते हैं। फिर सनशाइन आता है तो उसके बाद वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, वाटर ड्रॉप्स आते हैं, साथ में पोल्यूशन ऐड हो जाती है, डस्ट, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो वो एक आप कह लें कि हार्ड किस्म का एक स्टफ़ बन जाता है, जो कि सूरज की वेव्स से भी या वैसे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से उसका इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा होता, वो अपनी जगह पे स्टिल एक जगह पे रुक जाता है। तो ये कहना कि फॉग विद पोल्यूशन। अच्छा, बड़ी आपने मालूमाती गुफ्तगू की है। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को कहना चाहूँगी कि बजाय इसके कि आप सर्दियों के कपड़े पहने, लिहाफ ओढ़े, या फिर आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें या सूप वगैरह पीना शुरू करें, इससे बेहतर ये है कि इस स्मोक से बचाव के लिए आप घरों में स्टे करें, बाहर ज़्यादा न निकलें बिला मकसद, और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, और बाहर जाते हुए एक मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जैसे ही आप बाहर से अंदर आएँ तो आप अपनी आँखों को और अपनी नाक को अच्छी तरीके से वॉश भी करें। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई नफ्सियाती तौर पे शिकस्त खुर्दा होने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि सिर्फ थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए, ठीक है? बिल्कुल। और साथ ही साथ में जो लोग जैसे पहले से थोड़ा सा सांस के प्रॉब्लम के साथ हैं या अस्थमा के साथ हैं, तो उनके लिए ये इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो अपनी ज़्यादा केयर करें, वो अपना ज़्यादा ख्याल रखें, वो इन जो एहतियाती तदाबीर अभी मिसने डिस्कस की, इनको ज़्यादा अग्रेसिवली अपनाएं। बिल्कुल। कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस में हमारा फ़र्ज़ है कि हम कम्युनिकेट करें ऐसी तमाम वेलफेयर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ इससे आप अपना ख्याल रखें, बल्कि उन तमाम लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके साथ बेहतरीन रिश्तों में हैं। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने आज जो एक सोचा था कि जिस चीज़ पे हम ज़्यादा बात करेंगे वो है हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात। क्या ताल्लुक़ है हमारे जज्बात का हमारे कम्युनिकेशन के साथ, या हमारी गुफ्तगू में जज्बात का कितना रोल होता है? बड़ा शानदार और बड़ा अहम सवाल है इस लिहाज से कि जब हम इंसान होने की बात करते हैं तो हम इमोशनल बीइंग होने की बात करते हैं। हम सारे इंसान केमिकल बीइंग हैं और इमोशनल बीइंग हैं। ये जो इमोशनल बीइंग हम बात करते हैं, इमोशनल होने की बात करते हैं, इनके पीछे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को रन कर रहे होते हैं। ये इमोशंस जितने भी हम फील करते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये हमारे नेचुरल होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, और इनके साथ हम अपनी लाइफ
कोऑपरेट करते हैं। आप कह लें कि इमोशन, जितने भी इमोशंस हैं हमारी लाइफ में, ये हमारी सर्वाइवल किट का हिस्सा हैं। ये हमें सर्वाइव करते हैं, हमें बचाते हैं। और जो सबसे पहले चीज़ होती है हमें लाइफ में ड्राइव करने वाली, आगे लेके चलने वाली, वो हमारे इमोशंस होते हैं। और हम अपने इमोशंस से, जज्बात के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे होते हैं लाइफ को और आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो उसमें चाहे हमारी कम्युनिकेशन आती है, चाहे हमारे और जितनी भी स्किल्स सीखने के हवाले से आता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स या ये सारी स्किल्स, इनके पीछे हमारे इमोशंस होती हैं। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ 10% के करीब हमारे वर्ड्स की वैल्यू होती है, जो भी हम अल्फाज कहते हैं, कम्युनिकेशन हमारी चल रही होती है, बातचीत चल रही होती है। 10% इसमें हमारे अल्फाज होते हैं। तकरीबन कोई कह लें आप 40% के करीब हमारी टोन, रिदम, रेट, और रिमेनिंग जो 50% पोर्शन है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज के हवाले से होता है। अब मैं इन सब के साथ इमोशंस का एक आपको पैचअप बना के देता हूँ कि जो हमारी 10% हम रेशो देते हैं हमारे वर्ड्स को, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन में, उसमें ज़्यादा हम वोकेबलरी हमारी इमोशंस के हवाले से ऐड कर रहे होते हैं। सैड, मैड, ग्लैड, हैप्पी, एंग्री, ये जितने हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये सारे हमारे इमोशंस हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात, यहाँ आपकी बात काट के मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम समझते हैं कोई 2-4 वर्ड ही होंगे जिसके थ्रू हम किसी जज्बे का इजहार करते हैं, लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि इंग्लिश ज़बान में 256 वर्ड्स हैं जो कि किसी न किसी जज्बे को, किसी न किसी एहसास को डिपिक्ट करते हुए नज़र आते हैं। सो एक बड़ी लार्ज वोकैबुलरी है, तो फिर फीलिंग्स की भी तो तादाद फिर बहुत ज़्यादा होंगी। बिल्कुल, फीलिंग्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और जब हम इमोशंस की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमारी इमोशनल वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए इस वक्त पे जो हम फील कर रहे हैं इसे कहते क्या हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम तो हमारी कम्युनिकेशन में इस लेवल पे आ जाता है कि हम फील कुछ कर रहे होते हैं और रिपोर्ट कुछ कर रहे होते हैं। मतलब हम अपनी फीलिंग्स को कम नॉलेज होने की वजह से या वोकैबुलरी थोड़ी होने की वजह से प्रॉपर वे में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। इसकी एक आम सी मिसाल है, सोसाइटी में हम जिससे भी बातचीत करते सुनते हैं तो वो आपको एक बात रिपोर्ट कर रहा होता है कि मैं बहुत डिप्रेशन हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, आजकल डिप्रेशन आ गया मुझ में, वो डिप्रेशन में रहता है, इधर डिप्रेशन में रहता है। इतना डिप्रेशन नहीं होता जितना सैडनेस, लो मूड, लो फीलिंग, एंग्जाइटी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स साथ में जुड़ी होती हैं, उन सबको मिल मिला के कहते हैं। और समटाइम तो डिप्रेशन या सैडनेस भी नहीं होती, लो एनर्जी होती है, उसे भी डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। समटाइम शुगर लो हुई होती है, उसको भी डिप्रेशन के तौर पे रेट कर लिया जाता है। बल्कि मैं यहाँ पर आपकी बात में मैं ऐड ऑन करूँगी कि हमारी लास्ट वीडियो में हमें बहुत सारे नाजरीन ने अपना जो प्रॉब्लम है वो लिख के भेजा था और कुछ ने काफ़ी सिविरिटी के साथ डिप्रेशन का जिक्र किया था। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनका प्रॉब्लम डिप्रेशन नहीं होगा। आज हम जाहिर है उन सवालों के जवाब देते हुए डिप्रेशन को भी हम लेके चलेंगे, उसका भी हम आपको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डायग्नोस करने के लिए सिम्टम्स का पता होना ज़रूरी है। आप सिर्फ किसी एक सिम्टम के ऊपर या किसी एक फीलिंग के ऊपर अपने आप को डिप्रेशन या डिप्रेस्ड फील ना करें। और इन फीलिंग्स की आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि आप इनफैक्ट फील क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, पहला पार्ट हमारा इमोशनल वोकैबुलरी के लिहाज से है। जो 10% हमारी कम्युनिकेशन में ओवरऑल होता है जिसे हम अल्फाज कहते हैं, तो उसमें भी एक बड़ा हिस्सा हम अपने इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेकंड पार्ट पे जो हमारी टोन, रेट, रिदम होती है उसका 40% के करीब तक, 37% के करीब एक बड़ा पोर्शन होता है। जब हम अपनी टोन, रेट, रिदम की बात करते हैं तो पीछे से हमारे इमोशंस ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे हम थोड़े से गुस्से में या एंग्री फीलिंग्स के साथ होते हैं तो बातचीत कर रहे होते हैं तो हम बड़ी तेज़ टोन में कर रहे होते हैं, आवाज़ हमारी लाउड होती है, टोन हमारी हार्श होती है, रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, अल्फाज एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के हम बात कर रहे होते हैं और ये कॉमन हमारे इमोशंस हमें ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज की बात करें, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट जो कि 50% है, तो उसमें हमारे इमोशंस रोल प्ले कर रहे होते हैं। इफ़ वी आर हैप्पी तो बातचीत करते हुए हमारी बॉडी बहुत सपोर्टिव होती है, बहुत अच्छे से बातचीत कर रही होती है। इफ़ वी आर एंग्री तो हमारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा दूर होती है, हट के होती है, अच्छे तरीके से हम मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे होते। अगर हम लो फील करें तो उस लिहाज से, मतलब हर इमोशन के लिहाज से जो पीछे से केमिकल चल रहा है हमारे इमोशन को प्रमोट कर रहा है
तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तीनों लेवल पे ओवरऑल हमारी कम्युनिकेशन को इमोशंस ने हर एंगल से जोड़ा हुआ है, हर एंगल से कनेक्ट किया हुआ है। तो इमोशंस कभी भी हमारी कम्युनिकेशन से मुख्तलिफ नहीं है, या इमोशन हमसे मुख्तलिफ किसी सूरत में भी नहीं। बल्कि यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी कि अमूमन हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें एनवायरनमेंट भी कुछ क्यूज़ फराहम करता है कि इस वक्त हम किसी स्पेसिफिक किसी इमोशन से गो थ्रू हो रहे। मिसाल के तौर पर आपकी किसी कमरे में किसी के साथ अच्छी बातचीत ना हुई हो, गुफ्तगू जो है वो उसमें किसी ख़ास यानी कोई नागवारी बहुत ज़्यादा हुई हो, तो जब आप उस कमरे से बाहर आते हैं तो अमूमन उस कमरे का दरवाज़ा जिस अंदाज से बंद होता है वो आपको एक क्यू देता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि दरवाज़ा जब आप गुस्से में होते हैं तो आप आराम से भी बंद करते हैं तो बड़ी आवाज़ दे रहा होता है। यानी हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो कितनी ज़्यादा रेट कर चुकी है, कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, और पता तब चलता है जब हम गुस्से में होते हैं। बिल्कुल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बॉडी लैंग्वेज की अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि 50% या 50% से भी ज़्यादा है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जितनी पीछे ऑपरेट हो रही होती है, ये हमारे इमोशन से ऑपरेट हो रही होती है। जैसे बहुत दफ़ा लोग कोई अल्फाज नहीं कहते, तो हम कहते हैं कि वो अपने मुंह से अल्फाज से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वैसे बहुत कुछ कह रहा है। वो जो वैसे बहुत कुछ कह रहा होता है तो पीछे वो इमोशंस चल रहे होते हैं। जैसे किसी की ख़ास किस्म की खामोशी से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो नाराज़ है, किसी की ख़ास किस्म की खामोशी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो बात नहीं करना चाह रहा, या किसी एक ख़ास किस्म की खामोशी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हमारी बात से मुत्तफिक है या नाराज़ है। खामोशी को किसी एक मुहावरा भी है कि खामोशी को नीम रजामंदी समझो, यानी जहाँ बंदा कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब है कि सब कुछ ओके है। तो आप अगर कह रहे हैं कि खामोशी जो है वो नाराज़गी का दूसरा रुख है, तो दूसरी तरफ ये भी तो कहा जा रहा है कि खामोशी जो है वो एग्रीमेंट या मुत्तफिक होने का एक नुक्ता है। ये क्या तजाद है? इसका जवाब आपके सवाल में ही है। कहते हैं कि खामोशी आधी रजामंदी होती है तो आधी नारजामंदी भी होती है। मतलब न्यूट्रल वे में लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर भी तस्दीक करवा लेनी चाहिए, जो हमारा बेसिक थीम है। वैलिडेशन हो जानी चाहिए कि आप इससे मुतफिक हैं या ना मुतफिक हैं, बजाय इसके कि हम अपनी तरफ से अजम्पशंस बनाएं। कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम अजम्पशंस बहुत ज़्यादा बनाते हैं। बिल्कुल, तो अजम्पशंस नहीं बनानी चाहिए, वैलिडेट कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए। और अपने जज्बात, मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने जज्बात के हाथों ही मिसलीड हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। हमारे अपने जज्बात हमें कुछ इस तरह से समझा बुझा देते हैं कि हम बातचीत को मज़ीद करना या कंफर्म करना या वैलिडेट करना मुनासिब नहीं समझते, और फिर हम उस पर मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जज्बात का हमारी कम्युनिकेशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इस चीज़ को अगर नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारे जज्बात इस वक्त कैसे हैं। अगर आप किसी से बड़ी ज़रूरी बातचीत करने जा रहे हैं और आपका अपना मूड ठीक नहीं है, आप खुद गुस्से वाली फीलिंग में हैं, तो आप ज़रूरी बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। अगर अपोजिट साइड से थोड़ी सी मुखालफत आती है, इख्तलाफ राय आता है, तो फ़ौरन से भड़क उठते हैं, कम्युनिकेशन सारी वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो अपने जज्बात को पहले रेगुलेट करना सीखना, अपने इमोशन मूड मैनेजमेंट सीखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और फिर कम्युनिकेशन के साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाना, और इस लिंक के साथ फिर जो भी बातचीत करना, वो बातचीत ऐसी बातचीत होगी जिसमें आपके इमोशंस होंगे, लेकिन वो आपकी कम्युनिकेशन को ख़राब नहीं करेंगे, कंटेमिनेट नहीं करेंगे, आपकी गुफ्तगू को मौसर बनाएंगे और बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, सम टाइम वक़्त की नज़ाकत होती है, वक़्त की ज़रूरत होती है, हम वो इमोशंस फील नहीं कर रहे होते, लेकिन कम्युनिकेशन हमें ये भी सिखाती है कि हम वो इमोशंस ऐड करें तब। तो अगर हमें अपने इमोशंस और कम्युनिकेशन के दरमियान इस केमिस्ट्री और इस बॉन्डिंग का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होता है, तो फिर हमें ये भी पता होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और कौन से इमोशंस इसके साथ मुझे एक्सप्रेस करने चाहिए। बिल्कुल, ये जैसे अगर कोई एक बात प्रैक्टिस से आएगी। बिल्कुल, जैसे अगर कोई एक बात कर रहा है और वो कोई फ़नी बात कर रहा है, लेकिन वो बहुत सीरियस नोट के साथ कर रहा है, तो वो बात का मफहूम ही बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी सीरियस बात कर रहा है और साथ में हंस हंस के स्माइल के साथ बात कर रहा है, तो फिर उसका मतलब टोटल बदल जाएगा। तो इमोशंस का और कम्युनिकेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे ही है जैसे आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी है जो मुझे बड़ी क्लिक की, कि जब हमारा मूड अच्छा होता है या हमारा
हमारी जज्बाती कंडीशन जो है स्टेबिलिटी के साथ होती है, तो हम दूसरों के साथ बड़ा अच्छा और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह मैंने ये देखा है कि जब हमारा किसी के साथ जज्बाती रिश्ता बड़ा पॉजिटिव होता है तो हम उसकी ख़राब बातों पे भी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा कॉमन फैक्टर है। ये बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारे जज्बाती कैफियत का हमारे कम्युनिकेशन के साथ। यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी सोसाइटी में अगर देखूँ, ये देख के मुझे याद आती है सास बहू। सास का रिश्ता अपनी बेटी के साथ जो है, तो बेटी के किए हुए काम उससे इतने बुरे नहीं लगेंगे जितने बहू के किए हुए बुरे लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक पर्सपेक्टिव चेंज है, एक जज्बाती कैफियत का फ़र्क है। और यहाँ पर बहुत फ़र्क है उस देखने के अंदाज़ का जिसमें चीज़ों का वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। लिहाजा हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं, हम जो सिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं अपने नाजरीन को, वो ये है कि आप जब भी किसी के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर आपको उसका फ़ायदा होता ही होता है। यहाँ पर इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि आपका उस शख्स से ताल्लुक कैसा है या आपका पर्सनली मूड कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है। अगर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर आप फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। सो जाफ़र साहब, कैसे आप क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जज्बाती कैफियत की ख़राबी के बावजूद अच्छा कम्युनिकेशन करें? यानी मेरा मकसद है, मैं अगर इसको टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊं, कि जब हम क्रूशल कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम किसी ऐसे पॉइंट पे गुफ्तगू करते हैं जहां पर फ़ायदा और नुकसान बहुत गहरा है और हमारे जज्बात भी बहुत हाइटेंट हैं, बहुत ही भड़के हुए जज्बात के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में क्या तरीका आजमाना चाहिए? कोई आसान सा तरीका बताओ नाज़रीन को। बिल्कुल, जज्बात जब हमारे बहुत भड़के हुए, हमारे स्टेक्स बड़े आई हों, नफ़ा नुकसान बहुत ज़्यादा हो, और एक तीसरी बड़ी ज़रूरी बात इसमें कि इख्तलाफ राय हो, हमारी ओपिनियन एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ जा रही हूँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में गुफ्तगू करना एक फ़न है। जैसे इसमें भी बात की क्रूशल कन्वर्सेशन, ये एक बड़ी महारत है, स्किल है जिसे सीख लेना चाहिए। इसके डिफरेंट छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। क्रूशल कन्वर्सेशन एक प्रॉपर कोर्स है सीखने के हवाले से और एक प्रॉपर बहुत बड़ी स्किल है, जिसमें छोटी छोटी स्किल्स का भी मैं जिक्र करता हूँ। कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि अभी स्टेक्स बड़े हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हो चुकी हैं और ओपिनियन एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रही, तो आप डिफेंसिव ना हो। ठीक है, अपने मूड मिजाज को इवेल्युएट करें। आपका अपने मूड मिजाज पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका अपने मूड मिजाज पे पहली बात अवेयरनेस नहीं है, उसके बाद कंट्रोल नहीं है, तो फिर कभी भी आप क्रूशल कन्वर्सेशन विन विन स्टेट पे नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल, और ऐसे में तो बेहतर ये होता है कि आप सेफ एग्जिट लें, यानी आप उस गुफ्तगू के बीच में थोड़ा सा गैप ले लें। आप अपने ओपोनेंट को ये बता सकते हैं कि इस वक्त चूँकि मेरी जज्बाती कैफियत ऐसी नहीं है कि मैं इतने अहम मौजू के ऊपर आपसे बातचीत कर सकूं, तो हम इस बातचीत को किसी और टाइम करेंगे और ज़रूर करेंगे ताकि हम किसी प्रोडक्टिव रिजल्ट के ऊपर निकलें। सेफ एग्जिट लें। म्यूचुअल रिस्पॉन्स जो आपके हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, म्यूचुअल गोल्स हैं, आप उनके हवाले से बात करें। पर्सनल बातचीत ना करें, डिफेंसिव होकर बातचीत ना करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें, म्यूचुअल सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। जो हमारे कॉमन गोल्स हैं, थ्रेट पे जब आ जाते हैं तो उनको वायोलेट ना होने दें। एक लिमिट तक अगर आपको लगता है कि आप इससे आगे नहीं चल सकते तो वहाँ पे कम्युनिकेशन को वक्ती तौर पे स्टॉप कर लें। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। फिर जब आप दोबारा से बात करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर टाइम फिक्स कर लें। जैसे अगर आप किसी बड़ी क्रूशल बातचीत करना चाहते हैं तो आप पहले से कोई हिंट दे दें कि जैसे अगर हस्बैंड वाइफ से बात करना चाहते हैं किसी बड़े अहम मसले पे, तो वो पहले बता दें कि आज शाम में खाने के बाद मैं कोई आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ जो कि बड़ी अहम बात है और हो सकता है उस पर आप मुतफिक हों या ना हो, लेकिन मैं वो आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर हस्बैंड पूछते भी हैं तो थोड़ा बहुत हिंट दे दें, लेकिन सारी बात ना कहें और आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालिएगा। और उसके बाद क्रूशल कन्वर्सेशन में जब आप बातचीत किसी से करते हैं तो उनके मूड मिजाज को पहले देख लें। ऐसा ना हो कि दिन में कोई किसी के साथ क्राइसिस हुआ हो और शाम में आप एक और क्राइसिस वाली बात करना शुरू कर दें। दूसरे बंदे के मूड मिजाज को थोड़ा सा जज कर लेना जो कि आपकी बात को बेहतर तरीके से मौसर बना सकता है और इफ़ेक्टिव बना सकता है। उसके बाद आप उनसे बातचीत करें और फिर कभी भी पर्सनल होकर बातचीत ना करें। जब अगर बात करें भी किसी चीज़ के बारे में आपको आइडिया है तो मैक्सिमम फेवरेबल गेस्ट के साथ बात करें।
थोपे नहीं कि यकीनन आपने ऐसे किया या आपने ही ऐसे किया। मैक्सिमम इस केस के साथ कि मुझे लग रहा है कि ऐसे ही हुआ या मेरा अंदाज़ा कहता है कि ऐसे ही हुआ, आपकी इसके बारे में क्या राय है। अगर दूसरा पर्सन ऑफेंड हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, तो फ़ौरन से आप कहें कि ये मेरी ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर की, गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ओपिनियन, राय का इजहार करें, अपनी तरफ से एक स्टोरी बयान करना जो भी आपके माइंड में है, फिर उसके बाद दूसरे पर्सन की भी कंप्लीट स्टोरी सुनना और उसके बाद किसी एनालिसिस पे पहुंचना, पहले से अपने आप या अपनी ओन पे कोई भी फैसला ना बनाए रखना। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो क्रूशल कन्वर्सेशन में हम इफेक्टिव वे में अप्लाई करते हैं और अपनी बातचीत को, अहम बातचीत को हम इफेक्टिव बनाते हैं और मौसर बनाते हैं। और मेरे पिछले प्रोग्राम से कुछ सवाल हैं मेरे पास जो कि मैं आपके सामने उनके जवाबात ज़रूर देना चाहूँगी। सो जाफ़र साहब, गेट रेडी। पहला सवाल जो मोहम्मद इमरान साहब का है, मैं वो आपके सामने रखती हूँ। वो ये कहते हैं कि डिप्रेशन क्या है और हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ओवरऑल डिप्रेशन क्या है, मैं चाहती हूँ आप ब्रीफली बता दें। डिप्रेशन से पहले एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है आजकल जो सीज़न चल रहा है, जैसे हर एक सीज़न में कुछ बीमारियाँ होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ सीज़न के साथ अटैच होती हैं जिन्हें सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मूड मिजाज के मसाइल कॉमन होते हैं। और जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं तो हमारा जो अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर है वो इस तरह से वल्नरेबल हो जाता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब यही एक वजह है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी शायर एकदम से निकल आते हैं और उनका मूड बड़ा दुखी होता है, वो बड़ी दुखी बातें करते हैं और बड़ा दुख शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे एक मौसम का और सीज़न का इफेक्ट होता है। ओवरऑल डिप्रेशन की बात, इस सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए अपने मूड मिजाज को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। जो मिस ने भी सवाल पूछा डिप्रेशन के हवाले से, तो डिप्रेशन एक ऐसा कह लें कि आप एक मूड प्रॉब्लम है जिसमें आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपका मूड लो रहता है, मोस्ट ऑफ द डे लो रहता है, उदासी की कैफियत रहती है, खाने पीने की रूटीन आपकी मुनासिब नहीं रहती, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, नींद आपकी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, आपका वज़न कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और 5% बॉडी से डिफ्रेंशिएट कर जाता है, आपके थॉट्स बड़े स्लो और नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, सेल्फ थ्रेट, सेल्फ हार्म की स्टेट आना शुरू हो जाती है, छोटे मोटे जो रूटीन के डिसीजंस हैं वो बनाने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, और ज़्यादा एक्सट्रीम अगर फॉर्म आ जाए तो सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाना और ख़ुदकुशी की प्लानिंग करना और ख़ुदकुशी की अटेम्प्ट करना भी इसमें शामिल हो सकता है। और अगर आपको ये कैफियत तकरीबन 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा में रहती हैं तो फिर आप मूड डिप्रेशन के साथ प्रॉब्लम में है जो कि मूड डिसऑर्डर है, तो फिर आप किसी अपने जो भी करीब तरीन कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे हेल्प लें और उनके पास मदद के लिए जाएं। लेकिन रूटीन के हवाले से अगर हम बात करें, ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो फिर बजाय इसके कि कोई घरेलू टोटका इस्तेमाल करें या कोई, क्योंकि मूड डिसऑर्डर तो मैं समझती हूँ कि मूड के प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं, नॉर्मल एक्सटेंट पे या छोटे एक्सटेंट पे तो ये सबके साथ, सभी का बाज़-औक़ात बिला वजह दिल बहुत खुश होता है और बाज़-औक़ात दिल जो है वो बड़ा उदास होता है, लेकिन वो किसी मूड डिसऑर्डर की तरफ आपको इंडिकेट नहीं करता। डिसऑर्डर तब होता है जब तमाम तर सिम्टम्स जो हैं वो अपनी सिवियरिटी के साथ हों। तो यहाँ पर बजाय इसके कि आप घर बैठ के इंतज़ार करें कि कोई बेहतरी की सूरत हाल होगी, बल्कि बेहतर तो ये है कि किसी माहिर से मशवरा लें और किसी प्रोफेशनल हेल्प में चले जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई, जिसे अगर मैं इसे डिफ़ाइन करूं तो ये कोई सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है बल्कि ये हार्डवेयर का इशू है, यानी ये एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है और इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप किसी एक्सटेंट पे अपनी मदद खुद से करना चाहते हैं और आप मदद कर सकते हैं, तो फिर जो अभी मैंने सिम्टम्स आपके साथ शेयर की, सिम्टम्स बेसिस का ट्रीटमेंट है, यानी कि आप अपनी नींद का प्रॉपर ख्याल रखना शुरू कर दें। अगर आपको नींद 8 घंटे से ज़्यादा आ रही है तो उसे कम करके मैक्सिमम 8 घंटे पे ले आएँ, लेकिन अगर आपकी नींद 4 घंटे से कम है तो उसे बढ़ा के 6 या 8 घंटे कर लें। अगर आप दिन में 3 टाइम प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे तो 3 टाइम खाना खाना शुरू कर दें, चाहे वो हल्का फुल्का खाना शुरू कर दें,
अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत लो होती है तो ऐसी एक्टिविटी जैसे वॉक करना, दूसरों के साथ बातचीत करना, गपशप करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी सोशलाइजेशन को ज़्यादा बेहतर करना, इस पे काम करना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट कम हो रहा है तो वेट बेहतर करने के हवाले से, अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैनेज करने के हवाले से काम करना शुरू कर दें। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको खुल के एक्सप्रेस करें, जो नेगेटिव फीलिंग्स महसूस होती हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। अगर कोई आपको सुसाइडल या ऐसी थॉट्स आते हैं तो वो भी दूसरों के साथ शेयर करें, और धूप में ज़्यादा से ज़्यादा फिरें। विटामिन डी भी आपके मूड को एलिवेट करता है, आपके मूड को खुशगवार करता है। और इन सारे सिम्टम्स को अंडर एस्टिमेट ना करें, डेली स्केजुलिंग करें, डेली रूटीन बनाएं और उस रूटीन को फॉलो करें। तो उससे भी अगर माइल्ड लेवल के आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या सैडनेस है सिंपल, तो वो कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी ग्रेजुअली। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये रूटीन आपको तकरीबन 1 माह 2 माह फॉलो करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुझे यकीन है मोहम्मद इमरान साहब को अपने सवाल का जवाब बहुत अच्छा मिल गया होगा। इसके साथ ही रऊफ बुखारी साहब का सवाल जो है वो इससे मिलता जुलता है, मगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी करूँगी। इनका पहले तो मैं सवाल पढ़ के सुनाती हूँ कि मैं एक अरसे से मुसलसल डिप्रेशन का शिकार हूँ और ख़ुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता निजात के लिए। मैं जाफ़र साहब इस सवाल को इस तरह रैंक करूँगी कि जहाँ मोहम्मद इमरान साहब ने सवाल किया था तो वहाँ नज़र आ रहा था कि ये एक माइल्ड लेवल पे डिप्रेशन की बात की जा रही है, मगर यहाँ पर डिप्रेशन अपनी पीक पे नज़र आ रहा है, जो क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें वो सुसाइडल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन को डिपिक्ट कर रहे हैं। इसमें मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है कि ऐसे में रऊफ बुखारी साहब को चाहिए कि वो एट वंस जो है प्रोफेशनल हेल्प में आए। सर, इनके लिए कोई आप भी देना चाहें सजेशन? बिल्कुल। अभी जो आप सुसाइडल थॉट्स के हवाले से थॉट्स बात कर रही हैं, थॉट्स आना शुरू हो गए हैं, तो ये डिप्रेशन की एक्सट्रीम फॉर्म है। अगर तो एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई ब्रीवमेंट की कैफियत है या सडन कोई आपका लॉस हुआ है और वो लॉस हुए अभी 1 महीना नहीं गुजरा, और जैसे ब्रेकअप हो जाना, जैसे बिजनेस एंड हो जाना, जैसे लव्ड वन की डेथ हो जाना, जैसे डाइवोर्स हो जाना, जॉब का चले जाना, फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो जाना, अगर तो ये वाली स्टेट हैं और आपको लगता है कि कोई 3 to 4 वीक्स के अंदर ये चल रही हैं और 4 वीक तक आप अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप बनाएं जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, और इससे पहले जो सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट हमने अभी शेयर की है डेली रूटीन पे वो करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3रा वीक चल रहा है, 4था वीक स्टार्ट हो गया है और आपके सिम्टम्स ज़्यादा सवेर होना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप मज़ीद इंतज़ार किए बिना जो भी आपके करीब तरीन हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर कोई साइकेट्रिस्ट हैं, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप फिलफौर उनसे रब्ता करें। जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब बीमारियाँ होती हैं ये भी बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे हमारी बायोलॉजिकल या हमारी बॉडी से मुतल्लिक बीमारियाँ होती हैं। हमारा ब्रेन भी हमारी बॉडी का पार्ट है। अगर आप कोई इसमें डिफ़िकल्टी देखते हैं तो फिलफौर ये भी ट्रीटमेंट रिक्वायर करते हैं, तो आप फिलफौर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और सुसाइड एंड रिजल्ट होता है, ये कभी सोल्यूशन नहीं होता, ये एक फरार की स्टेट होती है, ये कोई डट के मुकाबला करने वाली बात नहीं होती, ये इंतहाई बुज़दिली का सा काम है कोई। तो जो लोग लाइफ में स्टैंड करते हैं, अच्छे तरीके से लाइफ को कम्पीट करते हैं, तो वो बाउंस बैक करते हैं और लाइफ की तरफ वापस आते हैं। तो आप लाइफ की तरफ वापस आएँ, ट्रीटमेंट की तरफ वापस आएँ, ज़िंदगी बड़ी खुशगवार और पुररौनक है, तो पुररौनक लाइफ की तरफ वापस आएँ। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। अच्छा, मैं शाजिया चौधरी साहिबा के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ, जिनके कमेंट्स जो हैं वो कई कमेंट्स उनके आए और काफ़ी डिप्रेस किस्म के कमेंट्स थे, काफ़ी यानी उनमें मायूसी झलक रही थी, जिसमें 2-3 जगह उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा समझौता किया मगर फिर भी मैं एक अच्छी इंसान साबित नहीं हुई और मैंने जो भी कुछ किया बेहतरी के लिए मेरे साथ बेहतर नहीं हुआ। फिर वो ये कहती हैं कि लोग दूसरों की ज़िंदगी पर कंट्रोल क्यों करते हैं, और साथ ही उन्होंने एक सवाल और भी पूछा है कि नेगेटिव लोगों के साथ किस तरह रहा जाए और हम नेगेटिव लोगों को किस तरह डील कर सकते हैं। एक चीज़ मेरे जहन में बार बार आ रही है कि बड़ी अच्छी मदद जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो इनकी कर सकता है, क्योंकि उसमें हम थ्रू आउट हर प्रोग्राम में हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम काम सिर्फ अपने ऊपर करके हम उन लोगों को के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक कर सकते हैं जो हमारे साथ कुछ अच्छा करते नज़र नहीं आ रहे।
सो जाफ़र साहब, मैं आपको दावत दूंगी कि आप इनकी मुश्किल को हल करें और बताएं कि फिर नेगेटिव लोगों के साथ फिर क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, मुख्तलिफ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हमेशा इन्होंने समझौता किया। समझौता जो मैं समझ रहा हूँ कि पिछला जो हमारा प्रोग्राम था वो रिश्तों में समझौता करने के हवाले से, सेक्रीफाइस करने के हवाले से था, तो उस पर भी दोबारा से मैं ब्रीफ करता हूँ। दूसरा इनका सवाल है कि लोग हमारी लाइफ को कंट्रोल कैसे करते हैं, और तीसरा इनका सवाल है कि नेगेटिव लोगों के साथ कैसे गुजारा किया समझौता। मेरा ख्याल है वही बात है कि हम उसकी टर्म को सही समझ नहीं पाते। हम अपने तौर पे कोई खुद साख्ता सा कोई समझौता बनाते हैं, हम अपने दिल में ही कोई समझौता करते हैं और हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। दूसरा शख्स, उसको तो पता भी नहीं होता कि आप उसके बिहाफ पे किस कदर समझौता कर रहे हैं या किस कदर कुर्बानी दे रहे हैं। और समझौता हमेशा म्यूचुअल होता है। क्या आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता भी है कि आप कितना समझौता कर रही हैं? बिल्कुल। एक तो पहली मेरी सजेशन इनको ये है कि ये लास्ट वाला हमारा प्रोग्राम दोबारा से रिपीट करके देखें। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने अभी तक किया, क्या वो वाकई समझौता था या वो कुर्बानी थी। कुर्बानी मैं दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। कुर्बानी ये होती है कि जब आप दूसरे पर्सन के लिए कोई काम करते हैं और आगे से किसी रिस्पॉन्स की तवक्को नहीं रखते, आप ये भी तवक्को नहीं रखते कि वो इसकी कोई वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे। आप काम करते हैं और उसके बाद लेट गो कर देते हैं, उसके बाद वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आपके मूड मिजाज पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ये एसार का, ये कुर्बानी का एक मफहूम है। लेकिन उसमें भी कोई इफेक्ट इस तरह से नहीं आता। अगर वो बुरा भी आपके साथ करते हैं तो फिर भी आप उसको नोट नहीं लेते, क्योंकि आप वो काम करके लेट गो कर चुके होते हैं। जिसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, कोई तवक्को की उम्मीद नहीं रखते। लेकिन जब हम रिश्तों में समझौता बनाते हैं, जो कि एक बेहतर सलूशन है और जो कि ज़्यादातर हमें समझौता ही रिश्तों में बनाना चाहिए, तो समझौता समझदारी से निकला है। समझदारी से मुराद ये है कि हम कोई विन विन स्टेट बना रहे हैं। हम कोई ऐसी सूरत नहीं बना रहे जिसमें एक पार्टी गिव पे है और एक पार्टी टेक करने के एंड पे। दोनों पार्टीज अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और किसी एक ऐसी स्टेट में हेल्प कर रहे हैं कि अगला बंदा आपको कुछ आगे से रिटर्नमेंट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप मदद करते हुए उनको ये मैसेज ज़रूर देते हैं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आपकी रजामंदी से कर रहा हूँ। मदद करते हुए दूसरे की रजामंदी ले लेना और फिर उसके इवज में आपको क्या प्रोटेक्शन या क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या विन विन स्टेट बन रही है, ये एक समझौता है। समझौते की सेल्फ डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सोसाइटी में एक कन्फ्यूजन है कि समझौता करने से मुराद है कि अपने आप को दूसरे के हवाले कर दें। ऐसा नहीं है। समझौता समझदारी से निकला है। समझदारी से मुराद ये कि विन विन स्टेट बनाना, दूसरे बंदे का कितना फायदा हो रहा है, आपका कितना फायदा हो रहा है, और ओवरऑल जो म्यूचुअल आपका बेनिफिट है, मतलब रिलेशन कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इस समझौते को, समझौता करने में जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में डिटेल बातचीत की है कि डिफ़िकल्ट लोगों के साथ, इजी लोगों के साथ, स्टार्ट में, एंड में, किसी भी स्टेज में समझौता बनाया कैसे जा सकता है। तो एक बार आप प्रोग्राम देखेंगी तो समझौता बनाना आपको दोबारा से आ जाएगा। बिल्कुल। और वो मेरे जहन में बड़ा ही खूबसूरत सा एक शेर भी आ रहा है कि जहन के वास्ते सांचे तो ना ढालेगी हयात, जहन को आप ही हर सांचे में ढलना होगा। यानी बताने का मकसद मेरा ये है कि इर्द गिर्द से सपोर्ट आए या ना आए, अगर हम अपने ऊपर खुद काम करके चलते रहते हैं, यानी अपनी पॉजिटिविटी को हम खुद इंश्योर करते रहते हैं, तो यकीनन ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी पैगाम के साथ मैं शाजिया साहिबा को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इतना इंटरेस्ट किया और यकीनन उन्हें मदद भी ज़रूर मिली होगी। अच्छा, अगला सवाल, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इनके सवाल में यहाँ पे। और मुझे लग रहा है ये जो उनका दूसरा सवाल है कि दूसरे हमारी लाइफ पे कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, तो जो हमने लास्ट टाइम पे एसार, कुर्बानी के और समझौते के हवाले से बातचीत की थी, तो हमने ये भी बात की थी कि जब हम समझौता करते हैं तो हम दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में ओवरटेक नहीं करने देते, उनको कंट्रोल नहीं करने देते। हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ही रखते हैं। अगर मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर आपकी लाइफ का कंट्रोल दूसरे कर रहे हैं या वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये समझौता नहीं है, ये आपके एंड से कुर्बानी है और दूसरे लोग इसका कोई फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। और थर्ड ये कि अगर नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं या आप उनके साथ रह रहे हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, बाउंड्रीज को रीएस्टैब्लिश करें। आप असर्टिवनेस की ट्रेनिंग लें, आप अपनी बातचीत इफेक्टिव वे में कैसे उनको कह सकती हैं,
फीलिंग लैंग्वेज को कहना कि जो आप उस वक्त पे महसूस करती हैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वो उन्हें कहना, और बार बार कहना। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक है कि अगर एक बंदा 100 बार आपको तंग करता है तो आप 100 बार परमिशन नहीं देते, 100 बार उनसे कहते हैं कि आप मुझे तंग कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बार बार आपके मैसेज करने से वो इफेक्टिव मैसेज बन जाता है और दूसरा पर्सन अपनी बाउंड्रीज पे अगर खुद भी वो बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहा तो आप एक नेक्स्ट स्टेप पे जाके बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प लेते हैं जो भी आपकी फैमिली में इन्फ्लुएंसर हैं। तो इसका भी आई थिंक लास्ट प्रोग्राम में थोड़ा सा जिक्र हुआ डिटेल में। तो बाउंड्री सेट करना, असर्टिव रहना नेगेटिव लोगों के साथ, अपने मूड मिजाज को खुद मैनेज करना, दूसरों की बातों से प्रवोक ना होना, और अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसे पॉजिटिव लेना और उस पर डिफेंसिव ना होना। ये चीज़ें हैं जो नेगेटिव लोगों के साथ रहने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये ज़फ़र अजीज साहब ने हमें भेजा है। वो जानना चाह रहे हैं कि एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं चाहूँगी कि आज वैसे हमने एंगर पे काफ़ी बातचीत भी की है, तो कुछ तो उन्हें मिला होगा जब हमने क्रूशल कन्वर्सेशन का जिक्र किया है जहाँ पर जज्बात काफ़ी हाई होते हैं। सो स्पेसिफिक एंगर या गुस्सा, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि कैसे कंट्रोल किया जाए। एक तो हमने एंगर की बात की इस लिहाज से कि जो कम्युनिकेशन करते हुए दूसरे लोग प्रवोक करते हैं उसकी वजह से जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, अब एंगर की ये वाली स्टेट लोगों को ज़्यादा कॉमन लगती है। लोगों को लग रहा होता है कि जब भी मैं गुस्सा आ रहा है तो दूसरों की वजह से गुस्सा आ रहा है और इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ऐसा नहीं होता। एक ऐसा गुस्सा होता है जो हमें छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन की वजह से पैदा हो रहा होता है, हम बार बार उसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसका एक्सप्रेशन भी कर रहे होते हैं। अब यही दो की फीचर्स हैं एंगर में, एंगर एक्सपीरियंस करना और एंगर एक्सप्रेशन करना। सबसे पहले हम एंगर एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें गुस्सा आता है और कितनी हद तक आता है। उसके बाद एक्सप्रेशन होता है कि वो वर्बल होता है, वो नॉन वर्बल होता है, वो फिजिकल होता है, मतलब हम मार्को टाइप पे उतर आते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम गुस्से से बातचीत करते हैं। ये एक्सप्रेशन है हमारे एंगर का, हमारे गुस्से का। तो जब गुस्सा आना शुरू होता है तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लेवल पे जाके काम करना है। गुस्से के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। गुस्सा भी एक बीमारी है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे दूसरी प्रॉब्लम्स के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं तो अग्रेशन के भी साइन सिम्टम्स होते हैं। ये पहले बायोलॉजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस होते हैं, फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, मतलब सोच के लेवल पे भी होते हैं। सबसे पहले सोच अपना रोल प्ले कर रही होती है कि आप किसी भी एक चीज़ को नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करते हैं। मसलन अगर आपने किसी ने आपकी बात नहीं मानी और आपको लग रहा है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया, ये आपको लग गया और उसके बाद एक थॉट जनरेट हुआ है, फ्रस्ट्रेशन हुई है, उसने आपके एंगर को हिट किया है और आपने गुस्से को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। अब ये गुस्से का एक्सपीरियंस है। कॉग्निटिव लेवल से ये बायोलॉजिकल लेवल पे यानी बिहेवियरल लेवल पे एक्सपीरियंस होगा। आपके बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे, या आपको हार्म की स्टेट शुरू हो जाएगी कि मैं अगले बंदे को मार दूं या सेल्फ हार्म करूं। ब्लशेस होना शुरू हो जाएंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सांस लेने में डिफिकल्टी होना शुरू हो जाएगी और आप अपनी आस्तीनें चढ़ाना शुरू कर देंगे या आपको लगेगा अभी फील फॉर मुझे अटैक कर देना चाहिए। ये एक स्टेट पैदा हो जाएगी। ये बिहेवियरल लेवल पे अग्रेशन का एक्सपीरियंस है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि आप वर्बल होते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, गुस्से वाली बातचीत करना शुरू करते हैं, गाली गलौज करना शुरू करते हैं, या अगले बंदे पे आप फिजिकल अटैक कर देते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है। अब एंगर का ऑप्शन आपको आइडिया हो गया होगा। अब आपने एक्सपीरियंस से एक्सप्रेशन तक चीज़ों को कंट्रोल करते जाना है। सबसे पहले कि आप अपनी कॉग्निशन पे यानी सोचों पे वर्क करें। अगर कोई भी पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बात नहीं मान रहा, किसी वजह से कोई काम नहीं कर सका या आपके साथ गुस्से से बात कर रहा है, तो आपको ये चीज़ पहले प्रूव करनी है कि उसके पीछे उनकी डिफ़िकल्टी कितनी है और उनकी अपनी ज़ाती प्रॉब्लम कितनी है। जैसे अगर वो गुस्से से आपके साथ बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो उस वक्त किसी और क्राइसिस में से गुजर रहा हो, आपकी एम्पैथी की ज़रूरत हो। कुछ लोगों को मदद नहीं लेना आती, वो गुस्से से बातचीत करके भी अपनी बेबसी को जाहिर करते हैं और अपने फियर्स को जाहिर करते हैं। अच्छा, अग्रेशन हमेशा फियर के नतीजे में पैदा होता है, ये भी याद रखें। जो लोग जितना ज़्यादा गुस्सा एक्सपीरियंस करते हैं इनफैक्ट वो उतना ज़्यादा अंदर से डरे हुए लोग होते हैं, उतनी ज़्यादा मदद की उनको ज़रूरत होती है। तो ये हो सकता है एक मदद सीख करने का अनहेल्दी तरीका उनका। तो उसके बाद प्रोब कर लेंगे कोई आपकी बात या कमांड फॉलो नहीं कर सका, उनकी डिफिकल्टीज क्या है। तो कॉग्निटिव लेवल पे जब वर्क नहीं करेगा तो बिहेवियर लेवल पे गुस्सा आना बंद हो जाएगा। अब आते हैं अगर गुस्सा आ जाए
किसी एक स्टेट में खड़े हैं और आपको फील फॉर गुस्सा आ गया, सबसे पहले आप अपनी अलामात को पहचानें कि बिहेवियरल लेवल पे क्या क्या मसाइल आते हैं। क्या मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आना शुरू हो गई है, क्या मुझे थॉट्स आना शुरू हो गए हैं, मैं अगले बंदे को नुकसान कर दूं या अपना नुकसान कर लूं, नुकसान के थॉट्स आना शुरू हो गए हैं, हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो गई है, ब्रीदिंग रेट आपका डिस्टर्ब हो गया है। अगर आपको ये अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं तो फ़ौरन से अपने आप को एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह कंडीशन कर लें कि रेड बत्ती जल गई है, खतरे की अलामत है। खतरे की अलामत है तो मतलब रुक जाएं, अब आपने आगे नहीं जाना, स्टॉप एसोसिएट कर लें आपको उसके साथ ही। जब आप रुक गए हैं तो आपने उस स्टेट को थोड़े अरसे के लिए छोड़ देना है, चाहे ये कह के कि मैं थोड़ी देर बाद आके बात करता हूँ। जाके आप डीप ब्रीथ करें, गहरे लंबे सांस लें, अपने आप को मैनेज करें, कंट्रोल करें, कोग्निशन पे वर्क करें। तकरीबन एक बार जब हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड रश होता है तो 10 मिनट लगते हैं उसे कि नॉर्मल उस लेवल पे आए और हमारी बॉडी रेगुलेट होना शुरू हो जाए, जो इनिशियल लेवल पे लोग वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार उसे कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करते रहते हैं तो कुछ लोग विद इन सेकंड और कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो एड्रिनल ग्लैंड रश ही नहीं होने देते। वो गुस्सा भी करते हैं, वो आर्टिफिशियल गुस्सा होता है लेकिन ओरिजिनल लगता है, लेकिन इनसाइड से वो कूल काम रिलैक्स रहते हैं। लेकिन ये एक काफ़ी एक्सरसाइज करने के बाद की स्टेज है जो कि हर कोई अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकता है। अमूमन अम्मियाँ इसी किस्म का गुस्सा करती हैं जी, लेकिन जो जनरली में लोगों को गुस्सा आ रहा था वो बड़ा मारधाड़ वाला गुस्सा आ रहा होता है, तो अपने बिहेवियर लेवल पे वर्क करना। अब गुस्सा आ गया तो अपने आप को ऐसी स्टेट में ले जाना कि दोनों की सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, यानी कि आप उन्हें हिट ना कर सकें, कोई आपको हिट ना कर सके। जब दोनों पार्टीज अग्रेशन की स्टेट में होती हैं तो अगर कोई इनिशिएट नहीं लेता तो समटाइम सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन अगर एक पार्टी इनिशिएट कर देती है तो फिर वो एक बड़ा फसाद शुरू हो जाता है। बिहेवियर लेवल पे ये है कि एक खास डिस्टेंस पे चले जाना, आपसी में फासला बना लेना और ये हद कर लेना कि इस टाइम पे मैं गुस्से में उनसे कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, जब मैं नॉर्मल होगा तब कोई बात कहूँगा। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो एंगर को पहचानने के हवाले से, मैनेज करने के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से, अगर आप इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो काफ़ी हद तक अग्रेशन आपका नॉर्मल हो जाता है। जब रेड बत्ती जलती है, अग्रेशन आ गया तो इसका मतलब है रुक जाएं, उसके बाद येलो लाइट पे आए कि दोबारा से बातचीत कब करनी है, और फिर ग्रीन पे मतलब सब हरा हरा है, सब मूड खुशगवार है, उसके बाद वही बात आप दोबारा से करना शुरू कर दें। तो ये एक इफेक्टिव वे है। बिल्कुल, बहुत ही इफेक्टिव वे आपने बताया। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन और करना चाहूँगी कि अगर आप प्रो एक्टिविटी के साथ भी ऑपरेट करें, यानी जो ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं जिनमें आपने काफ़ी गुस्से की वजह से मिसमैनेजमेंट का आप शिकार हुए हो, तो ऐसे वाक़यात को आप परसीव करके उनकी मैनेजमेंट अगर आप इमेजिनेशन में बनाते हैं तो इससे भी नेक्स्ट टाइम आपकी हैंडलिंग पे, आपकी मैनेजमेंट पे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपने मुतय्यन किया हुआ होता है रास्ता कि कौन सा रास्ता मुझे फ़ायदा देगा और किस रास्ते पे मेरा नुकसान जो है वो यकीनी है। तो फिर ऐसे में एक क्लियर कट आपके पास एक चोज़न वे होता है जिसमें कि आप अच्छा तरीक़ाकार अपनाते हैं और विन विन सिचुएशन जो है वो ज़रूर बनती है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें हमने आपको कम्युनिकेशन के वो तरीके बताए जिसमें आप अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से मैनेज करके उनसे फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ ही नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।